नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। आखिर लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी जो नजर गड़ाए हुए थी बिहार में, अब वो सपना बीजेपी का पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी, जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब ऐसे में कल से आपने देखा होगा एक नया जो है वो सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और आरजेडी इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है। और जो जिसको हम कहें कि एक सवाल खड़ा किया जा रहा है वो है सम्राट चौधरी को लेकर। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि क्यों नहीं होने चाहिए। यह एक जो है वो बड़ा सवाल। पहला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े ही रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो सोच समझकर फैसले लेती है। कुछ सालों से पर्ची वाला सीएम, इसको लेकर बड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष को, ये भारतीय जनता पार्टी को भी असहज करता है कई नेताओं को। राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जैसे गद्दावर नेताओं को मुख्यमंत्री से हटाकर नया मुख्यमंत्री लोगों के सामने पेश करना। अब दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे तो हरियाणा में उसके बाद चुनावी परीक्षा थी और भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता में आने में कामयाब रही, जबकि लहर जो है वो कांग्रेस पार्टी की चल रही थी। तो यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है और किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सम्राट चौधरी क्यों नहीं होने चाहिए। तो सम्राट चौधरी इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि हम लोगों का नजरिया है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर सिर्फ और सिर्फ आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही पहुंच सकता है। यह अवधारणा जो एक तैयार की गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले लेकर लोगों को जरूर चौंकाया है जिससे लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं। अगर आप देखोगे हेमंता बिस्वा शर्मा और खुद योगी आदित्यनाथ, तो क्या योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं। लेकिन आज पूरे देश में जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद पूछा जाता है कि उनके यहां किसकी रैली होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दो ही लोगों का नाम आता है, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा हेमंता बिस्वा शर्मा। देवेंद्र फडणवीस, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस चूंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, तो आप इसको जो है वो सम्राट चौधरी के साथ चुनौती के लिए भी आप जो है वो देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां कितनी बड़ी है। तो एक बार फिर हम कह सकते हैं गैर भाजपाई, जो कि 1995 में अगर आप देखोगे जब उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया तब आरजेडी के साथ शुरू किया, उसके बाद जेडीयू में चले गए और जेडीयू के बाद 2018 में बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा जब सरकार बनी, गठबंधन की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया। और ऐसा कम बार होता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय किसी और व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं। तो ये कुछ कारण है, जिसमें एक कारण यह भी होता है कि गैर भाजपाई है, और ये एक जो है वो मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह या मनमुटाव या गुटबाजी तो नहीं है। तो सवाल तो यह भी उठता है ना कि गुटबाजी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति राजनीति में महत्वाकांक्षा को लेकर आता है। वो अपना किसी पार्टी को समय देता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो उस पद पर पहुंचे।
लेकिन मुख्यमंत्री का एक ही पद होता है तो पूरे राज्य की जो इकाई, प्रदेश की इकाई होती है, उसमें से एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है, बाकी को संतोष करना पड़ता है। अब दूसरा सवाल यह है कि पार्टी कितनी अनुशासन के साथ चलती है। अगर पार्टी में अनुशासन है, परंपरा है, तो पार्टी उसको मैनेज कर जाती है, और अगर नहीं है तो फिर पार्टी को उसका नुकसान होता है। तो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, कद्दावर नेता थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी कमी जो आज के समय में नजर आती है, आप नेतृत्वहीन जो है आप उसको छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कमी है वो है अनुशासनहीनता। वो राजस्थान में भी देखी गई, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में, और इस वक्त ताजा उदाहरण है कर्नाटक। कर्नाटक की कहानी जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो और बनाएंगे, और इसमें अल्टीमेटम जो है वो अब इस बार जो है वो डीके शिव कुमार को दिया गया है। तो उसको हम जो है वो उस विषय को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो सम्राट चौधरी, क्योंकि इससे पहले सुशील मोदी। अब सवाल यह था कि अब तक अगर आप नीतीश कुमार के आसपास देखते हो, तो नीतीश कुमार जब नवंबर 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से वो चाहे आरजेडी के साथ रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमेशा पावर सेंटर उनके आसपास ही रहा है। लेकिन अब आज नहीं तो कल, या हम कहें कि एक समय पर नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी ही थी, और सवाल उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी था, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में उनकी जिस तरीके से जो है वो समझ, या आप कह सकते हैं कि जो बोलने की जो शक्ति थी, या किसी भी तरीके से आप जो है वो कुछ विवादों में रहे, तो उसके बाद साल, 2 साल या 4 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटना था या छोड़ना ही था। तो ऐसे में बिहार को एक नए मुख्यमंत्री की जरूरत, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अपने आप को मजबूत कर रही थी। अब लोग जो है वो सवाल ये उठाते हैं कि निशांत कुमार, तो निशांत कुमार का राजनीतिक कैरियर अभी शुरू हुआ है, या मैं कहूंगा कि शुरू भी नहीं हुआ है। तो सवाल तो यह भी उठता है ना कि अगर नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंप देते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या वो जेडीयू को संभाल सकते हैं? तो इस वक्त यह कहना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी परीक्षा अब शुरू होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप बात करते हो सुशील मोदी, तो मुझे लगता है कि सुशील मोदी के समय नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले ही नहीं सकती थी, और सुशील कुमार मोदी भी एक तरीके से बड़े करीबी होकर नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सम्राट चौधरी के मामले में यह थोड़ा अलग है, और सम्राट चौधरी इसलिए भी अलग हो जाते हैं क्योंकि चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर सम्राट चौधरी, इन्होंने पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा 2014 में जब हम बात करते हैं कि कद कैसे बढ़ता है नेता का, तो देवेंद्र फडणवीस, आपको वो 2018 का वाकया तो याद होगा कि समंदर लौट कर आएगा। समंदर लौट कर आया, उससे पहले शिवसेना और एनसीपी की दीवारों को तोड़कर आया। तो सम्राट चौधरी ने 2014 में ऐसा कर दिखाया था। आरजेडी के कई लोगों को जो है वो तोड़कर वो जेडीयू के साथ लाने में कामयाब रहे थे। तो रणनीतिक तौर पर वो किसी के पीछे चलने वाले नहीं, वो लीडरशिप, या हम कहें कि वो अपने साथ लोगों को लेकर चल सकते हैं। यह दिखाता है कि आगे चलकर वो क्या कर सकता है। तो सम्राट चौधरी और बीजेपी, अब दोनों का सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी की चुनौतियां क्या है। तो एक चीज जिसके विषय में जो है वो चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या सरकार जो है वो सम्राट चौधरी चलाएंगे। तो लगता यह है कि इस वक्त बिहार की जो सरकार है वो केंद्र के इशारे पर काम करेगी। यह तो जो है वो तय माना जा रहा है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से जो है बीजेपी जब से बिहार में इन चीजों को लेकर उतरी है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके बाद से समीकरण जो है वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की जब चुनौतियों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है सुशासन की, उस लाइन के ऊपर वो किस तरीके से खरा उतरते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से नीतीश कुमार का सुशासन
उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। और जब सम्राट चौधरी की हम बात करते हैं तो सम्राट चौधरी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है और इसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ को देखते हो। और दोनों ही आप देखिए बिहार के आसपास के ही राज्य हैं, इसलिए यह एक चर्चा का विषय जो है वो हमेशा रहेगा। दूसरा रहेगा भ्रष्टाचार, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर कभी आरोप नहीं लगे कि वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे। और तीसरा जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सुशासन, भ्रष्टाचार और एक और बात जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है कि राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। क्योंकि इस वक्त सम्राट चौधरी एक अकेले ऐसे जो है वो बीजेपी के खेमे से व्यक्ति या व्यक्तित्व लगता है जो 60% आबादी को, वोटर्स को अपने साथ जोड़कर रखता है, चाहे वो कुर्मी हो, अति पिछड़ा हो या फिर कुशवाहा हो। इसलिए भी जो है वो सम्राट चौधरी के ऊपर दाव खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब भले आरजेडी जो है वो उनकी शिक्षा को लेकर, उनके ऊपर पहले जो मुकदमे चले हैं उनको लेकर कितनी हमलावर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है बिहार में इस वक्त कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। आगे भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेकर जाती है, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इतना मजबूत जो है वो बिहार में कर लिया है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।